हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बच गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आई होप आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो भी देते होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो अकाउंट्स का हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी 6th क्लास है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, और हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स हैं जो एक एक करके मैं आपको फुल लेंथ क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी, है ना। जैसे कि आज जो है मैं क्वेश्चन जो आपको कराऊंगी फुल लेंथ क्वेश्चन, उसमें आपका जो टॉपिक है नया वो है हिडन गुडविल का। यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखोगे कि हिडन गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद द क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, रीड करते हैं। D and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। D और R दो पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। On 31st March 2017 their balance sheet was as under। तो 31st March 2017 को उनका बैलेंस शीट बताया है। देखिए इधर साइड लाइबिलिटीज लिखी हुई है, इधर साइड असेट्स लिखे हुए हैं। तो क्या क्या लाइबिलिटीज हैं? सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, और इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हो लाइबिलिटीज के अलावा और क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। तो डी और आर का यहाँ पर कैपिटल भी लिखा हुआ है 48,000 और 40,000। ये है हमारा बैलेंस शीट का टोटल। इधर साइड लिखे हुए हैं असेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे? 28,800 के थे, और उसमें प्रोविजन भी था 800 का। तो यानी कि जो हमारे नेट डेटर्स हैं वो है 28,000। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, और ये है हमारा टोटल। तो ये है हमारी क्या? बैलेंस शीट। चलिए अब बात करते हैं कि जो एडमिशन है वो किस किस टर्म्स पर हुआ है। ऑन द अबो डेट, इस डेट पर पार्टनर्स ने, यानी कि कौन सी डेट पर? 31st मार्च 2017 को पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो एक नए पार्टनर ए को एडमिट करेंगे अपने फर्म में, और किस किस टर्म्स पर उसका एडमिशन होगा। देखिए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डी आर एंड ए विल बी 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो ए के आने के बाद जो तीनों पार्टनर्स होंगे उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 5:3:2। और पहले कितना रेशो था? 3:2। यानी ये जो पॉइंट है ये किस लिए है? टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये पॉइंट आपको किस लिए गिवन है यहाँ पर? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, A shall bring 32,000 as कैपिटल। A जो है वो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आएगा? 32,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A is unable to bring any cash for his share of goodwill। कि जो A है वो अपने हिस्से की गुडविल के लिए कोई पैसा लेकर नहीं आया। तो पार्टनर्स therefore decide to calculate goodwill on the basis of A's share in the profits and the capital information made by him to the firm। क्या मतलब है थर्ड पॉइंट का? कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि जो ए का गुडविल का शेयर है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे कि ए का फर्म के प्रॉफिट्स में कितना हिस्सा है और क्या क्या उसने कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन फर्म को दी है। उस बेसिस पर ही क्या किया जाएगा? नए पार्टनर की गुडविल का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, यानी कि प्लांट और मशीनरी की जितनी भी वैल्यू आपके पास बैलेंस शीट में गिवन थी उसमें आपको और कितना इंक्रीज करना होगा 12,000, क्योंकि प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू है वो 12,000 से बढ़ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड टू 40,000। जो स्टॉक है वो कितना इंक्रीज हो गया, वो अब 40,000 हो गया। देखो बाय का और टू का फर्क क्या होता है, बाय का मतलब है कि जितने की प्लांट एंड मशीनरी थी अब उसमें हमें 12,000 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका टू का मतलब क्या होता है कि स्टॉक जितने का भी था अब वो 40,000 का हो गया है, यानी कि स्टॉक 32,000 का था ना तो अब 40 का हो गया है। दैट मीन्स इसमें कितने का इंक्रीज आया है बताओ, 8,000 का है ना। कितना इंक्रीज हुआ है पैसा, 8,000 इंक्रीज हो गया है स्टॉक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। इन्होंने बोला कि जो हमने प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स के लिए वो कितना होना चाहिए, वो 4,000 होना चाहिए, और अभी तक सिर्फ कितना है 800 है। ठीक है, तो यानी कि प्रोविजन भी बढ़ जाएगा। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% से बढ़ गई है, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10% कम हो गई है ना, डेप्रिशिएट हो गई। इसके अलावा देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, यानी कि कोई ऐसी लाइबिलिटी थी जिसके बारे में पहले से नहीं पता था, अब वो लाइबिलिटी जो है हमें पता चली है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है ना। तो पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड न्यू फर्म, यानी कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस लाइबिलिटी को अब जो नया फर्म बनेगा उसमें शो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी एक लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको जैसे कि पता है इधर हमें क्या करना है, इधर हमें करनी है अपनी जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी या फिर असेट जो है वो डिक्रीज होगी वो आएगा डेबिट साइड, और अगर असेट्स जो है वो आपकी प्लस होंगी और अगर लाइबिलिटीज जो है वो माइनस होंगी तो वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड पर। ठीक है, यानी कि जो फायदा होगा वो क्रेडिट साइड और जो नुकसान होगा वो डेबिट साइड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 12,000 से बढ़ गई है, तो ये फायदा है, असेट इंक्रीज हुई तो 12,000 यहां पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट था कि स्टॉक भी बढ़ा है, मतलब असेट बढ़ी है, और कितने से बढ़ी है, पहले कितने की थी 32,000 की, अब 40 की हो गई है। दैट मीन्स 8,000 रुपए हमारे स्टॉक के भी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो अब 4,000 का होगा और पहले वो 800 रुपए का था, तो दैट मीन्स कि जो प्रोविजन है वो बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई। कोई चीज कितने की थी, 800 की थी, अब वो 4,000 की हो गई है। दैट मीन्स कितने का इंक्रीज आया है, 3,200 रुपीज का जो है इंक्रीज हुआ है लाइबिलिटी में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3,200। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ 10% से, तो फर्नीचर बताओ कितने का था, 10,000 का था, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 है ना, और कम हुआ है मतलब लॉस है तो इधर आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है कि हमारा यस ये एक पॉइंट रह गया कि जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 20% बढ़ी है, तो कितने की थी बताओ लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000 की, तो 50,000 पे कितना 20%। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको सिखाया था ना अगर किसी चीज का हमें 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दो, तो यानी 50,000 का 10% कितना होगा बताओ, 10% कितना होगा, 10% होगा 5,000 और 20% कितना हो जाएगा, इसका दुगना यानी कि कितना
10,000। तो हमें देखो बिना कैलकुलेशन किए हुए हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल दिया कि लैंड और बिल्डिंग कितने अमाउंट से बढ़ी, 10,000 से। ठीक है, इसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी थी जो अभी हमें पता चली है, तो वो भी इस साइड पर लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्या, डेबिट साइड, और ये हुई हमारी क्रेडिट साइड। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे। ज्यादा है क्रेडिट साइड का 30,000, 30,000 दोनों साइड लिखेंगे। और इसका जो टोटल था, कितना टोटल था इसका टोटल था 12,200। तो 12,200 को हम माइनस कर देंगे कितने में से, 30,000 में से। तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा हमारा 17,800। और इस 17,800 का हमें क्या करना है, इस 17,800 को हमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स हमें 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम 3:2 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन खत्म हुआ। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में से यहां पर कैपिटल लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो कितनी थी कैपिटल, डी की थी 48,000 और आर की थी 40,000। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था उसको यहां पर ट्रांसफर कर लिया इनके कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिख दिया। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता तब क्या करते बताओ, तब हम इस साइड पर लिखते, है ना। चलिए, अब आते हैं हम गुडविल के पॉइंट पे आएंगे, उससे पहले हम कैपिटल अकाउंट और देख लेते हैं एक बार। तो कितना पैसा लेकर आया था ए, 32,000। तो एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं, बाय बैंक अकाउंट 32,000। अब हमारे पास कोई और रिजर्व वगैरह तो है नहीं जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि गुडविल के पॉइंट पर। अब हमें गुडविल करनी है क्या, डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम निकाल लेते हैं अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो थी 3:2 और न्यू रेशो क्या थी, न्यू रेशो थी 5:3:2, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी, 3/5, 2/5। और न्यू रेशो देखो 5 + 3 8 और 2 10, नीचे टोटल लिखते हैं ना। तो 5/10 हो जाएगी डी की न्यू रेशो और आर की न्यू रेशो हो जाएगी 3/10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैंने सिखाया हुआ है ना एलसीएम लेके कैसे निकालते हैं। देखो 3/5 माइनस 5/10, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया 10। 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 10 1 जा 10 और 1 5 जा 5, यानी कि कितना आ गया बताओ, 1/10। दूसरे का भी ऐसे निकल जाएगा, 2/5 माइनस 3/10। तो यानी कि इसका हम एलसीएम लेंगे तो 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 10 1 जा 10 और 1 3 जा 3, तो 1/10। तो ये तो 1/10 और 1/10 ही आ गया है। तो यानी सैक्रिफाइस रेशो कितना आया बताओ, 1:1, यानी कि जो गुडविल होगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स को, वो किस में होगा, वो इक्वली होगा। यानी जितनी भी गुडविल वो लेकर आया है नया पार्टनर, उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो तो इक्वल है ना। तो चलिए देखते हैं कितनी गुडविल लेकर आया है पार्टनर। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए का प्रॉफिट का शेयर कितना है। ए कितने शेयर से आया है, 2/10 से, और वो उस हिस्से के लिए कितनी गुडविल लाया है बताओ, 32,000। तो इस हिसाब से तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए बताओ। भाई कोई चीज है जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, 10 में से हमें 2 पार्ट की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है पूरे के पूरे 10 पार्ट की वैल्यू। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं, हमारे पास
2/10 की वैल्यू है, हमें चाहिए पूरे 10 की वैल्यू। तो हम इस फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो हमें टोटल फॉर्म की कैपिटल पता चलेगी ना, ए के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो 32,000 इंटू 10/2, मतलब इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो जो भी इसका शेयर था, तो उसके हिसाब से हमें पता चला कि फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 1,60,000 होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी है बताओ भाई। देखो डी की और आर की जो कैपिटल थी वो तो 48 + 40 थी, और जो ए कैपिटल लेके आया वो 32,000 थी। इसके साथ साथ हमारा जो प्रॉफिट है डी का और आर का वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो डी की कैपिटल में हमने प्रॉफिट ऐड किया तो आया 58,680। ऐसे ही हमने आर की कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया 7,120, तो कितना कैपिटल हो गया उसका 4,120। तो हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ दिया, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हमने जोड़ दिया तो हमें पता चला कि इसमें 1,60,000 तो वो नहीं आई, तो वो कितनी आई बताओ। वो आई आपकी 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000। तो बताओ कितनी कैपिटल आई। तो हमारी जो कैपिटल आई है वो है 1,37,800। लेकिन ए के इसके जो नया पार्टनर ए आया है उसके हिसाब से तो जो कैपिटल बन रही है वो 1,60,000 है ना। तो 1,60,000 में से इसको माइनस करके देखो कितने का डिफरेंस आता है। 1,60,000 में से माइनस करके देखो इसको, तो देखो कितने का डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो है 22,200, है ना। तो 22,200 जो है वो किसका है, क्या किसका वैल्यू है, वो हमारा गुडविल का ही वैल्यू है। लेकिन ये जो गुडविल है ना ये पूरे फॉर्म की गुडविल है। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर है 2/10, तो 22,200 में से 2/10 मल्टीप्लाई करके निकालिए तो इसकी जो गुडविल आएगी वो आएगी 4,440, ठीक है। और ये 4,440 जो है हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, है ना। देखो ये हमने क्या किया, ये हमने दोनों पार्टनर्स के मतलब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पर ये करंट अकाउंट में क्यों लिखा है, नए पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से। जब मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाया था गुडविल का तब आपको ये केस बताया था कि जब पार्टनर कैश में गुडविल लेकर नहीं आता है तब हम क्या लिखते हैं, तब हम उसका जो पैसा है वो करंट अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, है ना। ये मैंने आपको गुडविल की क्लास में बताया था, है ना। चलिए तो अब हम डी का सब टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है 60,900। तो ये इसकी फाइनल कैपिटल हो गई। ऐसे ही हमने प्लस करके आर की कैपिटल निकाल ली है और ए की तो हमें पता है कितनी है 32,000, ठीक है। तो चलिए अब हमें करना क्या है, अब हमें बनानी है अपनी बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में ही हमें क्या करना है, ये कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनानी है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है, कैपिटल अकाउंट में हमें पैसा ट्रांसफर करना है। तो कितना कितना है बताओ, डी आर और ए का, डी आर और ए का कैपिटल कितना कितना है पहले उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो डी का कितना है 60,900, है ना। डी का कितना 60,900। उसके बाद आर का कितना 49,340। उसके बाद ए का कितना 32,000, है ना। कितना ए का 32,000। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं।
तो आई डोंट थिंक कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया है। देख लो रिवैल्यूएशन में, नहीं कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स तो हमारे कितने के, 16,000 के ही रहेंगे, है ना। क्रेडिटर्स तो हमारे 16,000 के ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16,000, ठीक है। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स में भी कोई चेंज नहीं है, नहीं है ना। देखो रिवैल्यूएशन, नहीं कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स कि ये भी हमारे कितने के रहेंगे, 61,000 के रहेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए 61,000, ठीक है। इसके अलावा हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में तो हमारी सैलरी भी ऐड हो गई ना 8,000 की, और पहले से कितनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, 2,000 की थी, और 8,000 उसमें ऐड हो गए। तो यानी अब कितने की हो गई है बताओ। अब हमारी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो हो चुकी है 10,000 की, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्या, ये हुई हमारी लाइबिलिटी साइड। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी असेट साइड को। तो हमारी असेट साइड में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, कैश इन हैंड 1200 रुपये। तो हम कैश इन हैंड जो है उसमें 1200 रुपये ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें जो भी ट्रांजैक्शन एडजस्ट करनी है वो बैंक के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। स्टॉक की जो वैल्यू थी वो बढ़कर अब कितनी हो गई थी, देखो 40,000। तो यानी कि स्टॉक कितने का होगा, स्टॉक होगा 40,000 का। बैंक बैलेंस की हम अभी बात करेंगे, पहले बाकी सारी असेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था 1,000 का, इसको हम लिख देंगे 1,000। इसके अलावा देखो डेटर्स में चेंज आया था। डेटर्स जो थे हमारे 28,800 के थे, और इस पर पहले सिर्फ 800 रुपये का ही प्रोविजन लगता था, लेकिन अब प्रोविजन कितने का बना लिया, 4,000 का। तो 28,800 में से 4,000 गए तो कितने बचे, 24,800। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी तो 12,000 से बढ़ गई है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 48,000 की, और अब 12,000 बढ़ गए। तो यानी कि अब कितने की हो चुकी है, अब हो चुकी है कितने की बताओ, अब 48,000 की थी प्लांट एंड मशीनरी, 12,000 की वैल्यू में इंक्रीज हो गए हैं। तो दैट मीन्स कितने, 60,000 की हो चुकी है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, कितने की, 60,000 की, ठीक है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने की थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 50,000 की, और इसकी वैल्यू जो बढ़ी वो 10,000 बढ़ी। तो 50,000 की चीज है और 10,000 उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो यानी कि अब वो कितने की हो गई है, अब वो 60,000 की हो गई है ना। इसके अलावा फर्नीचर देखते हैं। फर्नीचर की तो आई थिंक वैल्यू कम हुई है ना। फर्नीचर की कितनी थी, 10,000 थी, और 10,000 में से कितना कम हुआ था, 1,000 की वैल्यू कम हुई थी। तो यानी अब फर्नीचर जो है वो कितने का बचा, अब फर्नीचर जो है वो 9,000 का बचा, ठीक है। इसके अलावा जो अंशु का करंट अकाउंट है, जो गुडविल है, वो कैश में तो नहीं लेके आया। तो हम जो गुडविल का पैसा है वो किस नाम से लिखेंगे, यानी कि जो ए है हमारा पार्टनर, कौन था तीसरा नया पार्टनर, जो ए था ना हमारा पार्टनर, वो क्या है, वो गुडविल लेकर आया कितने की, 4,440 की, है ना। तो यानी कि ये भी हम किधर लिखेंगे, असेट साइड में। चलिए अब बात करते हैं हम अपने बैंक बैलेंस की। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में कितने का था बैंक बैलेंस, 2,800 रुपये का। इसके बाद जो नया पार्टनर था वो कितने का लेकर आया था, वो 32,000 लेकर आया। तो यानी कि 2,800 में हमारे कितने ऐड हो गए, 32,000 ऐड हो गए। तो यानी हमारे पास कितना पैसा हो चुका है, हमारे पास 34,800 रुपये हो गए, है ना। अब देखो हमारे पास बैंक का ओवरड्राफ्ट भी तो था ना 6,000 रुपये का। तो ये ओवरड्राफ्ट इसमें से आप क्या कर लो, इसमें से आप माइनस कर लो। तो यानी कि आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कितने का आएगा बताओ, कितने का बैलेंस, 28,800 रुपये जो है आपका क्या है, आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसको ए मान लो आप, इसको पूरा अंशु मत मानो, ठीक है। क्या मान लो, इसको ए मान लो आप, ठीक है। चलिए तो अब बताओ मुझे, इसको ऐड करके देखो,
जो आपकी असेट साइड और आपकी लाइबिलिटी साइड है उसका टोटल करके आप देखो कि आपका जो है सेम आता है या नहीं। ये आपका असेट साइड का टोटल हो गया और ये आपका किसका, लाइबिलिटी साइड का टोटल है। तो चलो लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, कितना आएगा। पहले तो कैपिटल्स का टोटल 60,900, 49,340 और उसके बाद हमारा है 32,000। 32,000 के बाद ऊपर देखो क्या क्या था, 61,000, 61,000 के बाद 10,000 और 16,000, तो कितने हो गए 10 और 16, 26,000 है ना। तो चलो ऐड करके देखते हैं, 8 और 4 12 है ना, 8 और 4 12, 8 कहाँ है, बट 8 तो नहीं है ना, ये क्या है, तो 0 है। यस, तो 4 आएगा यहाँ पर, तो यस 4। इसके बाद 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और ऊपर कितना आएगा, 9 और 1 10 प्लस 2 12 और 1 13 और 13 और 6 19 का 9, ऊपर कैरी 1, तो 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14 और 6 20 और 2 22 और ऊपर कैरी 2, तो 2 और 1 3। तो यानी कि सॉरी नहीं 1 यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये तो मुझे ऐसे ही दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या है 2 है ना। तो यानी कितना आ जाएगा, 2,29,240। ये हमारा किसका टोटल है, लाइबिलिटी साइड का टोटल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, आपको जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है और आपको जो है अब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है एडमिशन के क्वेश्चंस करने में, तो आप मेरी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसी ही इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।